दोस्तों हाल ही में मैंने द सब्सटेंस नाम की मूवी देखी है जो कि एक बॉडी हॉरर मूवी है और इस फिल्म को कोराली फार्गरे ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 90% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 74%। दोस्तों द सब्सटेंस मूवी इस साल की वन ऑफ द बेस्ट बॉडी हॉरर मूवी में से एक है और इसीलिए आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे थोड़ी बात करेंगे, साथ ही थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के शुरुआत में हमें एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट क्लिप दिखाई जाती है जिसमें एक एग योक के अंदर ग्रीन लिक्विड डाला जाता है और ऐसे में ये जो एग योक था वो स्प्लिट होकर एक नया योक क्रिएट करता है। अब इस सीन को आप याद रखना क्योंकि ये सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वॉक ऑफ फेम को दिखाया जाता है जहाँ हम एलिजाबेथ के नाम का नया स्टार टाइल लगते हुए देखते हैं। बेसिकली हॉलीवुड में होता है ना, कोई बहुत ही फेमस एक्टर या एक्ट्रेस हो तो उनके नाम का एक स्टार टाइल लगता है, वैसा ही कुछ। अब तुरंत ही कहानी एकदम से फास्ट फॉरवर्ड भी होती है जहां समय के साथ एलिजाबेथ की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी। मतलब वो जो स्टार थी जिसके नाम का टाइल लगा था वो अब कम पॉपुलर होने लगी थी और इसका सबूत हम स्टार टाइल में भी देखते हैं। मतलब टाइल में क्रैक्स आ चुके थे, वो गंदी हो चुकी थी वगैरह वगैरह। इसके बाद हम एलिजाबेथ से मिलते हैं जो टीवी के लिए एक फिटनेस शो करती है। हम क्लियरली देख पाते हैं कि एक टाइम पे एलिजाबेथ जब बहुत ही अपने पीक स्टारडम पे होगी तो बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब वो बूढ़ी होने लग गई थी, यानी बुढ़ापे के साथ उसकी खूबसूरती जा रही थी। तो ऐसे ही एक बार शो की शूटिंग के बाद एलिजा वॉशरूम की ओर जा रही थी और रास्ते में सब उसे बर्थडे विश करते हैं। एलिजा नोटिस करती है कि विमेंस वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर है और इसीलिए वो मेंस टॉयलेट में चली जाती है। तभी वहां चैनल का प्रोड्यूसर हार्वी भी टॉयलेट के अंदर आता है और ऐसे में एलिजाबेथ एक बाथरूम के अंदर चली जाती है छुप के। अब यहाँ हार्वी फोन पे किसी से बातें कर रहा था जहाँ वो क्लियरली बोलता है कि उसे अपने शो के लिए एक नया चेहरा चाहिए जो कि यंग एंड ब्यूटीफुल हो। इसके साथ ही वो एलिजा का मजाक भी उड़ाता है, सेइंग कि अब तो वो 50 साल की हो चुकी है और अब उसे शो पे कोई देखना नहीं चाहता। अब एलिजा हार्वी की सारी बातें सुन रही थी और ये सब सुनकर वो काफी उदास हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां हार्वी उसे शो से ये कह के निकाल देता है कि उसे यंग फेस चाहिए और ऐसा लगता है मानो एलिजा का करियर खत्म होने लग गया है। अब और भी फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये थी कि जब एलिजा घर जा रही थी तो वो देखती है कि उसका जो एक बड़ा सा बिलबोर्ड पोस्टर था उसे भी निकाला जा रहा था और यही सब देखने में एलिजा काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट होती है जिससे उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। खैर यहाँ से सीन हॉस्पिटल पे आता है जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि एलिजा की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और यहाँ डॉक्टर एलिजा से ये भी कहते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो एलिजा की बहुत बड़ी फैन है। लेकिन एलिजा ये सब सुन के रोने लगती है और हम डॉक्टर के साथ खड़े उसके असिस्टेंट को एलिजा से सिंपैथाइज करते हुए देखते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद वो असिस्टेंट अचानक से ही एलिजा के स्पाइन को चेक करने लग जाता है और वो उसे गुड कैंडिडेट कहता है। एलिजा कुछ समझ नहीं पाती और वो उसके हाथ में बने ब्लैक मार्क को नोटिस करती है। खैर एलिजा डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल के बाहर आती है जहाँ वो अपने कोट के पॉकेट में कुछ महसूस करती है। चेक करने पे उसे अपने पॉकेट से एक नोट मिलता है जिसमें इट चेंज्ड माय लाइफ लिखा था और उसमें एक द सब्सटेंस नाम का पेन ड्राइव भी होता है। मतलब ये पेन ड्राइव शायद वो यंग नर्स डाला होगा। तभी वहां हम एलिजा के हाई स्कूल फ्रेंड फ्रेड को आते देखते हैं जो उसे इतने साल बाद देख के काफी खुश होता है। फ्रेड एलिजा को अपना फोन नंबर देता है और उसके बाद हम एलिजा को घर जाते हुए देखते हैं। खैर तो कहानी अब थोड़ी दिन आगे बढ़ती है और हम एलिजा को अपने घर पे अपसेट देखते हैं। टेबल पे रखे फेयरवेल बुके को देख हम समझ पाते हैं कि एलिजा को शो से अब निकाला जा चुका है। तभी एलिजा को उस पेन ड्राइव के बारे में याद आता है और वो उसे टीवी से कनेक्ट करती है। पेन ड्राइव से एक वीडियो प्ले होती है जो कि बेसिकली सब्सटेंस कंपनी के प्रोडक्ट का एड था। उस एड में बताया जाता है कि सब्सटेंस को यूज करने वाला इंसान अपना एक यंग और बेहतर वर्जन क्रिएट कर सकता है। आगे वो बताता है कि दोनों एक एक हफ्ते में स्विच करके अपनी अपनी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में क्लियरली कहा जाता है कि एक बात ध्यान रखनी होगी और वो ये कि दोनों एक ही हैं और वो अपने असली रूप से भाग नहीं सकते। अब एलिजा को ये एड कुछ खास पसंद नहीं आता और वो उस पेन ड्राइव को फेंक देती है। उसी रात हम एलिजा को एक बार में ड्रंक हालत में देखते हैं जहां वो यंग कपल को देख के जेलस फील करती है एंड देन वो घर वापस आकर गुस्से में चीजों को फेंकने लगती है। एलिजा को इस बात का गुस्सा था कि जैसे जैसे वो बूढ़ी होती जा रही है लोग उसे भूलते जा रहे हैं। मतलब पहले वो इतनी फेमस थी, अब उसे कोई पहचान नहीं रहा और अब वो पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही है एंड ऑफ कोर्स उसकी पॉपुलैरिटी भी कम हो चुकी थी। इनफैक्ट अब तो उसे कोई फिल्म या शो भी ऑफर नहीं हो रहा था। एलिजा को दोबारा फेम चाहिए था और इसलिए वापस उसके मन में वो पेन ड्राइव वाली बात याद आती है और वो पेन ड्राइव को ढूंढने लगती है। देन वो पेन ड्राइव में दिए नंबर पे कॉल करके
सब्सटेंस का ऑर्डर कर देती है। सामने वाला पर्सन उसे एक एड्रेस नोट करने कहता है और फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। सुबह एलिजा न्यूज़पेपर पढ़ती है जहां उसके ही शो की कास्टिंग एड थी, यानी उसके रोल के लिए किसी और को कास्ट किया जा रहा था और ऑफ कोर्स इसे देखकर एलिजा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तभी वो सब्सटेंस कंपनी के मेल को नोटिस करती है और उसे खोलने पे एलिजा को उसके अंदर एक की कार्ड मिलता है। एलिजा इस कार्ड को लेकर रात को दिए गए एड्रेस पे जाती है जहां वो कार्ड की मदद से शटर को ओपन करती है। उस प्लेस में उसे बहुत सारे लॉकर दिखाई देते हैं और एलिजा कार्ड में लिखे नंबर वाले लॉकर से अपना ऑर्डर कलेक्ट करती है। अब यहाँ से सीन घर पे आता है और हम एलिजा को वो बॉक्स खोलते हुए देखते हैं जिसके अंदर से एक एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर एंड स्विच किट मिलता है। इसके अलावा यहाँ कुछ लिक्विड फूड पैकेट्स थे। इसके साथ उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे जो कि कुछ इस तरह हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले एक्टिवेटर यूज करना होगा जो कि सिंगल यूज के लिए था और उसके बाद हर दिन अपने आप को स्टेबलाइज करना है। इससे बेसिकली एलिजा की एक दूसरी सेल्फ निकल जाएगी जो कि बहुत यंग होगी। देन हर एक हफ्ते के बाद उन्हें स्विच होना पड़ेगा और ये पार्ट उन्हें स्किप नहीं करना है। लास्ट वाले कार्ड में ये भी लिखा था कि इस बात को भूलना मत कि तुम दोनों एक ही हो। तो एलिजा बिना समय गवाए इसे यूज करने का डिसाइड करती है और हम उसे बाथरूम के मिरर के सामने नेकेड देखते हैं। एलिजा अपने करंट बॉडी को देख इनसिक्योर फील करती है और वो एक्टिवेटर को अपने बॉडी में इंजेक्ट करती है। ऐसा करते ही एलिजा रिजल्ट का इंतजार करने लगती है लेकिन इंस्टेंटली कोई चेंजेस नहीं होते और ऐसे में एलिजाबेथ को लगता है कि शायद ये फेक था। तभी अचानक उसके बॉडी में तेज दर्द होने लगता है और वो पेन इतना ज्यादा था कि एलिजा नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। देन हम उसके स्किन के अंदर से कुछ हिलते हुए देखते हैं और यहाँ एलिजा अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाती। हम एलिजा की आंखों को स्प्लिट होते देखते हैं और तभी उसका बैक ओपन होता है और उसमें से एक नई बॉडी बाहर आती है। ये नई बॉडी एलिजा को अपने सामने पड़ा हुआ देखती है और वो मिरर में जाकर अपनी पूरी बॉडी को चेक करने लग जाती है। हम व्यूअर्स यहाँ क्लियरली समझ पाते हैं कि ये एलिजा की नई वर्जन थी और ये काफी यंग और खूबसूरत थी। अब ये जो नई बॉडी थी वो एलिजा के वुंड्स को स्टिच करती है और उसे वही लिक्विड फूड का ड्रिप चढ़ाती है। हम नोटिस करते हैं कि एलिजा अभी जिंदा है लेकिन मानो वो अभी हाइबरनेशन काइंड ऑफ स्टेट में है। तो हाँ, अब दो एलिजा हो चुकी है, एक यंग है, बहुत ही खूबसूरत है और एक ओल्ड एलिजा जो कि पहले से हम देख रहे हैं मूवी के अंदर। एनीवेज, नहाने के बाद ये यंग एलिजा मिरर के सामने बोलने की कोशिश करती है और तभी उसके कान में तेज दर्द होने लगता है और वो अपने नाक से भी खून निकलते हुए देखती है। उसे जल्दी स्टेबलाइजर किट के बारे में याद आता है और वो उस किट का इस्तेमाल करके एलिजा के बॉडी से फ्लूइड जैसा कुछ निकाल उसे दिए गए कंटेनर में स्टोर करती है। इस किट में 7 दिनों के लिए अलग अलग कंटेनर दिए गए थे और उसे हर दिन ये फ्लूइड अपने बॉडी में इंजेक्ट करना है ताकि वो स्टेबल रह सके। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो इनस्टेबल हो जाएगी, यानी कि कहे तो उसकी तबीयत खराब होने लगेगी। और तबीयत खराब होने के बाद यहाँ क्या होगा, वेल अभी तो हम नहीं कुछ कह सकते। ना हम उसे वो फ्लूइड अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हुए देखते हैं जिससे वो ठीक हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एलिजा के नए वर्जन पे फोकस करता है जो कि अपनी लाइफ को जीने लग गई थी। इनफैक्ट वो ओरिजिनल एलिजा के शो के लिए ऑडिशन भी देने जाती है। यहाँ वो अपना नाम सू बताती है और कास्टिंग डायरेक्टर उसके खूबसूरत बॉडी को देख पहले ही इंप्रेस हो चुके थे क्योंकि उन्हें बस उसी से ही मतलब था। देन हार्वी भी सू से मिलने आता है जो सू को देखते ही उसे हायर कर लेता है और उसे शो की शूटिंग डिटेल बताने लगता है। लेकिन सू से कहती है कि उसे हर हफ्ते अपनी मदर से मिलने जाना होता है क्योंकि वो बीमार है। ऐसा झूठ वो इसलिए बोली है क्योंकि इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उन्हें हर वीक स्विच करना था। मतलब इस नई एलिजा को और पुरानी एलिजा को स्विच करना होता है। वैसे अब मैं नई एलिजा को सू कहूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कमिंग बैक टू स्टोरी, हम हार्वी को एक्साइटमेंट में सू की सभी बात मानते हुए देखते हैं क्योंकि वो उसे किसी भी हाल में अपने शो का नया चेहरा बनाना चाहता था। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सू काफी पॉपुलर भी हो जाती है और हम उसके घर के सामने ही उसका बड़ा सा बिलबोर्ड भी लगते हुए देखते हैं। इसी तरह एक हफ्ता पूरा हो जाता है और सू स्विच किट का यूज करती है। जैसे ही उनके ब्लड एक दूसरे की बॉडी में जाती है हम एलिजा को मूव करते हुए देखते हैं और अब सू हाइबरनेशन स्टेट में चली गई थी। नाउ एलिजा अपने नए बॉडी को देख खुश होती है और वो उसे भी लिक्विड फूड इनटेक कराती है। हाँ, अब जो ओरिजिनल एलिजा है वो वापस आई है। तो थोड़ी देर बाद हम एलिजा को हार्वी से उसके स्टूडियो में मिलते हुए देखते हैं जहां हार्वी एलिजा को उसका सारा सामान लौटाता है और उसे एक रेसिपी बुक एज फेयरवेल गिफ्ट करता है जिसे देख एलिजा खुश तो बिल्कुल भी नहीं थी। हार्वी के इस बिहेवियर से ये तो क्लियर था कि उसे अपने शो की रेटिंग के अलावा किसी भी और चीज की परवाह नहीं है। मतलब उसे कोई भी एक्ट्रेस चलेगी जब तक वो यंग एंड ब्यूटीफुल है एंड बोल्ड हो सकती है स्क्रीन पे। एनीवेज, एलिजा घर वापस आकर सू और अपने लिए कैलेंडर पे वीक मार्क करती है और उसके बाद वो टीवी देखने लगती है। एलिजा अपना पूरा हफ्ता सिर्फ टीवी देखते हुए निकाल देती है और वो घर से भी सिर्फ सब्सटेंस का रिफिल लेने के लिए ही निकलती है। हाँ, इन्हें रिफिल लेने के लिए बार बार जाना पड़ता है। नाउ वीक कंप्लीट होते ही स्विच होता है और अब सू आ गई है और सू काउच की हालत एंड टीवी वगैरह देख के समझ जाती है कि एलिजा पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं की। सू को बाथरूम में पड़ी एलिजा की बॉडी को देख वहां एक सीक्रेट क्लोजेट बनाने का आइडिया आता है और वो उस क्लोजेट में एलिजा की बॉडी के साथ लिविंग रूम में लगे उस पोस्टर को भी रख देती है। देन हम सू को स्टूडियो में शो की शूटिंग करते हुए देखते हैं जहां सभी उसके परफॉर्मेंस से इंप्रेस हो जाते हैं। एक रात हम सू को पार्टी के लिए रेडी भी होते हुए देखते हैं और अब सू चाहती थी कि वो जल्दी स्विच ना करे, यानी उसके यंगर वर्जन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले और इसके लिए वो ड्रिप को स्लो कर देती है। उसी रात सू एक लड़के के साथ
घर आती है और हम दोनों को इंटीमेट होते हुए भी देखते हैं। तभी सू की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसके स्विच करने का टाइम हो गया था, लेकिन सू अभी स्विच नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो स्टेबलाइजर का यूज करने का सोचती है ताकि उसे एक दिन कुछ समय और एक्स्ट्रा मिल सके। सू एलिजा के बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल अपने बॉडी में इंजेक्ट करती है और उस लड़के के पास वापस जाती है जो उसे कहता है कि वो अचानक और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। खैर अगली सुबह हम एलिजा को क्लोजेट से बाहर आते देखते हैं और वो घर की हालत देख शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे विंडो पे किसी ट्रॉय नाम के बंदे का नोट दिखाई देता है जो सू के लिए था। एलिजा जैसे ही नोट को निकालने वाली होती है वो अपने फिंगर को नोटिस करती है जिसे देख ऐसा लग रहा था मानो ये फिंगर किसी बहुत ही ज्यादा बूढ़ी औरत की हो। एलिजा ये देख पैनिक करने लगती है और वो अपने बैक में नीडल के वुंड को देख के समझ जाती है कि सू ने उसके बॉडी से और फ्लूइड निकाला है। एलिजा तुरंत ही सब्सटेंस कंपनी को फोन लगाती है और उन्हें इसके बारे में बताती है। फोन के दूसरी तरफ वाला पर्सन कहता है कि अगर एक बॉडी एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज करेगी तो इसकी कीमत दूसरी बॉडी को चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब यह था कि अगर सू एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड यूज करेगी तो एलिजा की बॉडी फ्लूइड की कमी के कारण रिकवर नहीं कर पाएगी, मतलब एलिजा के बॉडी पार्ट्स रैपिडली एज करेंगे। तभी ये वीकली साइकिल बनाया गया है जिसे परफेक्टली फॉलो करना होगा इस डबल लाइफ को जीने के लिए। फोन वाला यहाँ एलिजा से कहता है कि इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है एंड वो फिर से एलिजा को याद दिलाता है कि वो दोनों एक ही पर्सन हैं, मतलब उन्हें बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा तभी वो दोनों अपनी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। एलिजा ये सुन गुस्से में घर की सफाई करने लग जाती है और टीवी पे सू के शो टेलीकास्ट होते हुए देखती है। एलिजा सू की बॉडी की तरफ देख जेलस फील करने लगती है और टीवी बंद कर देती है। इस सीन को देख हम ये समझ पाते हैं कि एलिजा ने जैसा सोचा था वो हुआ नहीं, मींस उसे अपना एक नया वर्जन इसलिए चाहिए था ताकि वो फिर से फेम एंड पॉपुलैरिटी पा सके। देखा जाए तो एलिजा को ये मिल भी रहा है, लेकिन एलिजा के दूसरे वर्जन सू को मिल रहा है और एलिजा अब सू से जेलस फील करने लग गई है। मतलब भले दोनों एक हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अलग मान रही हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम एलिजा को रिफिल किट लेने जाते हुए देखते हैं और पूरे रास्ते वो अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर फील करती है। यहाँ लॉकर से बॉक्स कलेक्ट करते वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जिससे डर एलिजा वहां से भागकर पास के कैफे में आती है। हम कैफे में एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो एलिजा से बात करने की कोशिश करता है और यहाँ एलिजा उसके हाथ में भी अपने ही जैसे ब्लैक मार्क को नोटिस करती है। इनफैक्ट इस आदमी के पास भी एक की कार्ड था ठीक एलिजा जैसा। इससे एलिजा को रियलाइज होता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही असिस्टेंट है, वो नर्स जो था ना हॉस्पिटल में, हाँ वही, और उसी ने एलिजा को पेन ड्राइव दिया था। तो यहाँ हम उसके दूसरे वर्जन को भी देख रहे हैं। अब ये जो बूढ़ा आदमी था, मतलब उस यंगर वर्जन का बूढ़ा वर्जन, वो शख्स एलिजा से कहता है कि हर बार स्विच करने पे उन्हें और भी लोनली फील होगा और समय के साथ ऐसा लगने लगेगा कि उनका अदर सेल्फ उनसे ज्यादा बेहतर है। ये सुन एलिजा डर के वहां से जाने लगती है और ये शख्स चिल्ला के उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे भी अदर सेल्फ ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है। यानी वो आदमी एलिजा की उंगली के बारे में बोल रहा था, मतलब एक्स्ट्रा टाइम यूज करना, एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज करना, जिससे कि ये जो मेन बॉडी है वही बहुत रैपिडली एज करके खत्म होने लग जाएगा। तो खाने से मतलब यही है, यानी कि जो यंगर बॉडी है वो ओल्डर बॉडी को बूढ़ा बना के खुद को ज्यादा टाइम दे रही है। एलिजा ये सुन के घबरा के वहां से भागती है और वो रास्ते में ट्रॉय से टकरा जाती है। ट्रॉय को देख एलिजा घर वापस आकर फ्रेड का नंबर ढूंढने लग जाती है और वो उसे कॉल करके आज मिलने के लिए कहती है। यहाँ ये क्लियर था कि एलिजा सू और ट्रॉय के साथ होने वाली बात से भी जेलस फील कर रही थी और वो चाहती थी कि उसे भी कोई प्यार करे। तो उस शाम हम एलिजा को फ्रेड से मिलने के लिए रेडी होते हुए देखते हैं, बट वो सू की बॉडी को देख इनसिक्योर फील करने लगती है। वो सू की तरह मेकअप करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफ कोर्स एलिजा उतनी खूबसूरत तो नहीं देख सकती थी। धीरे धीरे हम एलिजा को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखते हैं। इनफैक्ट वो अब इतना इनसिक्योर हो गई थी कि वो फ्रेड से मिलने ही नहीं जाती। इसके बाद एलिजा फिर से टीवी देखने लग जाती है। अब अगले वीक सू को हम नाइटमेयर से डर के उठते हुए देखते हैं। ये भी एक कॉमन थीम है मूवी के अंदर, जहां जब बॉडीज स्विच होती हैं तो वो एक नाइटमेयर के साथ उठती हैं। जैसे अभी सू का जो नाइटमेयर था उसमें ये था कि सू अपने बॉडी के अंदर से चिकन पीस बाहर निकलता देखी थी। अब क्योंकि ये एक बॉडी हॉरर मूवी है तो शायद नाइटमेयर से भी इन हॉरर सीन्स को डिपिक्ट किया जा रहा है। एनीवे, सू उठकर क्लोजेट से बाहर आती है और वो लिविंग रूम में टीवी के सामने फैले फूड को देखकर गुस्सा हो जाती है। सू कंपनी को फोन लगाकर उनसे एलिजा की कंप्लेन करती है। सू का कहना था कि इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। वो पूरा वीक काम करती है और एलिजा पूरे हफ्ते बस खाती है, टीवी देखती है और पड़ी रहती है। अब फोन पे जो बंदा है वो अगेन सेम बात ही रिपीट करेगा कि तुम दोनों एक हो, एंड ऑफ कोर्स सू को ये बात अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में फोन काट देती है। देन हम उसे शो के सेट पे जाते हुए देखते हैं, लेकिन सू को वहां कोई दिखाई नहीं देता। सू के पूछने पे वहां मौजूद एक स्टाफ उसे बताता है कि शूटिंग कैंसिल हो गई है। सू को समझ नहीं होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और तभी उसे हार्वी से मिलने के लिए बुलाया जाता है। हार्वी उसे बताता है कि सू की वजह से शो की रेटिंग डबल हो चुकी है और इसीलिए वो सू को अपने नेटवर्क के सबसे बड़े लाइव शो को होस्ट करने का ऑफर देता है। सू ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है और हार्वी यहाँ कहता है कि उसके पास समय बहुत कम है, इसीलिए सू का जो स्केड्यूल होगा वो बहुत ज्यादा टाइट होने वाला है। ये बात सुनते ही सू थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स इन्हें हर हफ्ते स्विच करना पड़ता है, बट स्टिल वो ये मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो हार्वी को हाँ बोल देती है। अब जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि सू अपने काम के चलते स्विच नहीं
करती और वो बार बार एलिजा के बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल के यूज कर रही थी। धीरे धीरे हम सू को सेल्फिश होते हुए देखते हैं, which clearly tells us कि भले ही ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पर अब इनका एक खुद का भी अलग एग्जिस्टेंस हो गया है। इनफैक्ट इनकी लाइफ भी बिल्कुल डिफरेंट है और ऐसे में ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करती। खैर अगली बार जब वो स्विच करती है तो एलिजा अपनी हालत देख गुस्से से चिल्लाने लगती है। एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि एलिजा की आधी बॉडी एज हो चुकी थी और उसके बाल भी सारे पक चुके थे। ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सू एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड निकाली होगी, यानी कि ज्यादा टाइम स्पेंड की होगी जितना उसे करना था। एलिजा गुस्से में कंपनी को फोन लगाती है और सू के इस करतूत के बारे में बताती है, जिसपे वो शख्स उससे पूछता है कि क्या वो ये सब रोकना चाहती है। फोन वाला बंदा एलिजा को वार्न करता है कि वो अपने पुराने रूप में वापस नहीं जा पाएगी और उसे अपनी बाकी लाइफ ऐसे ही मतलब इसी हालत में बितानी पड़ेगी। ये सुन एलिजा उसे मना कर देती है और फोन रख देती है। हम नोटिस करते हैं कि एलिजा की बॉडी और उसकी दिमागी हालत धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। भूख लगने पे एलिजा को हार्वी के दिए हुए रेसिपी बुक की याद आती है और वो उसमें से देख फूड प्रिपेयर करने लग जाती है। तभी एलिजा टीवी पे आ रहे शो को नोटिस करती है जिसमें सू का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। होस्ट जब सू से एलिजा के बारे में पूछता है तो वो सबके सामने उसका मजाक उड़ा देती है। ये देख एलिजा गुस्से से पागल हो जाती है, चिल्लाने लगती है, अंडे फेंकने लग जाती है। एलिजा विंडो को भी न्यूज़पेपर से कवर कर देती है ताकि उसे सू का बिलबोर्ड ना दिखे। एलिजा सू के फेम से बहुत ज्यादा जलने लगी थी। इनफैक्ट अब ये जलन इस हद तक चली गई थी कि एलिजा मेंटली अनस्टेबल होती जा रही थी। खैर नेक्स्ट वीक जब सू बाहर आती है तो वो घर को बहुत बुरे हालत में पाती है। ये देख सू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ऐसे में सू डिसाइड करती है कि वो अब एलिजाबेथ के साथ स्विच ही नहीं करेगी। सू यहाँ एलिजा की बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में फ्लूइड निकालती है और उसे बहुत सारे कंटेनर में स्टोर करने लगती है। अब यहाँ से कहानी सीधे 3 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहां हम सू के नए शो की एड बिलबोर्ड में देखते हैं जो कल ही प्रीमियर होने वाली है। सू शो के लिए काफी एक्साइटेड थी और हम उसके साथ घर पे ट्रॉय को भी देखते हैं। सू सोने से पहले एक बार फिर एलिजा की बॉडी से फ्लूइड निकालने जाती है ताकि उसे कल कोई परेशानी ना हो। सू नोटिस करती है कि कंटेनर में अब फ्लूइड की जगह ब्लड आने लगी है और इसी बीच उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। सू जल्दी से कंपनी को फोन लगाती है जहां वो कहता है कि सू ने एलिजा का सारा फ्लूइड यूज कर लिया है, जिसके कारण फ्लूइड तो रीजनरेट होना तक रुक गया है। ऐसे में सू फोन वाले बंदे से कहती है कि उसे अर्जेंटली स्टेबलाइज होने की जरूरत है, जिसपे वो शख्स उससे कहता है कि उसके पास स्विच करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सू की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो क्रॉल करके एलिजा के पास जाती है और किसी तरह स्विच करती है। नाउ एलिजा जब उठती है तो मिरर में अपनी हालत देख उसे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, वो पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी और वो तो अब इंसान भी नहीं बल्कि किसी क्रीचर की तरह नजर आ रही थी। मीनवाइल ट्रॉय सू को ढूंढते हुए बाथरूम में आता है, लेकिन एलिजा उस पर गुस्सा कर चिल्लाती है और ट्रॉय उसकी आवाज सुन डर के वहां से भाग जाता है। अब सू एलिजा के साथ इतना बुरा की थी जिस वजह से एलिजा की नफरत सू के लिए बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी और इसलिए एलिजा ये सब रोकने का डिसाइड करती है। एलिजा यहाँ कंपनी में फोन लगा के टर्मिनेट किट मंगवाती है। तो अगली सुबह वो किट को लेने जाती है और घर आकर वो सू को बाथरूम से बाहर खींचते हुए लिविंग रूम में लाती है। देन वो टर्मिनेटर किट के एक ब्लैक लिक्विड को सू के हार्ट में इंजेक्ट करने लगती है। अब टर्मिनेटर किट से होगा क्या? वेल वही होगा जो इसके नाम में है, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा आई होप। तभी एलिजा की नजर सू के शो की बिलबोर्ड पे पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि कल सू के लाइफ की सबसे बड़ी शो है और फेम के लालच में वो वहीं रुक जाती है। एलिजा सू को उठाने की कोशिश करती है पर सू कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, जिसपे एलिजा उसे सीपीआर देने की भी कोशिश करती है। एलिजा स्विच करने का डिसाइड करती है लेकिन सू की बॉडी से ब्लड फ्लो नहीं होता, जिसे देख एलिजा पैनिक में आकर स्विच के नीडल को सू के हार्ट में डाल देती है। उसके ऐसा करते ही सू उठ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि एलिजा भी इस बार जाग रही थी और दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और तभी सू की नजर टर्मिनेशन वाले किट पे जाती है और वो समझ जाती है कि एलिजा उसे मारने की कोशिश कर रही थी, यानी सब कुछ टर्मिनेट करने की। सू गुस्से में एलिजा को मारने उसके पीछे जाती है और एलिजा अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है। अब क्योंकि सू यंग थी, वो एलिजा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसीलिए वो बहुत बुरी तरह से एलिजा को मारती है और उसकी जान ले लेती है। सू को सडनली रियलाइज होता है कि वो एलिजा की ही पार्ट है, लेकिन अब तक तो काफी देर हो चुकी थी। अब इस पॉइंट पे भी सू को एलिजा से ज्यादा अपने शो की चिंता थी और अगले सीन में हम उसे शो के लिए स्टूडियो में रेडी होते हुए देखते हैं। लेकिन अब सू की हालत खराब होने लगी थी। जी हाँ, वो नोटिस करती है कि उसके दांत अपने आप टूट रहे थे। सू ये देख रोने लगती है और तभी उसे याद आता है कि घर पे एक्टिवेटर बचा हुआ है और वो डिसाइड करती है कि वो अपना भी एक नया वर्जन बनाएगी। मतलब एलिजा तो खत्म हो चुकी है, अब सू के अंदर से एक और नया वर्जन जो कि और भी यंग और ब्यूटीफुल हो। सू स्टूडियो से घर जाने के लिए निकलती है पर रास्ते में उसे हार्वी रोक लेता है और वो उसे कुछ रिच लोगों से मिलवाता है। वो उनके सामने सू की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। हार्वी यहाँ सू से कहता है कि प्रिटी गर्ल्स को हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए और वो उसे स्माइल करने के लिए फोर्स करता है। सू अपनी दांत छुपाते हुए स्माइल करती है और हार्वी के जाने के बाद वो लिफ्ट की ओर जाती है। लिफ्ट में बटन को प्रेस करते वक्त सू के नेल्स भी टूटने लग जाते हैं और अपने नेल्स को पील होता हुआ देख सू डर जाती है। इनफैक्ट सू का एक ईयर उसके सर से अलग होकर उसके हाथ में आ जाता है। बेसिकली यहाँ बिना स्टेबलाइजर के सू की बॉडी डीके होने लग गई थी एंड दिस क्लियरली शोज कि सू एलिजा के बिना कुछ नहीं है और अब जबकि एलिजा मर चुकी है तो उसका भी अस्तित्व खत्म
होने वाला था। एनीवे सू जैसे जैसे घर पहुंचती है और वो एक्टिवेटर को ढूंढने लग जाती है। अब एक्टिवेटर के इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन था कि उसे सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है। ये बात सू को भी पता थी, लेकिन डेस्परेशन में आकर वो एक्टिवेटर को अपने बॉडी में इंजेक्ट करती है। उसके ऐसा करते ही हम सू की बॉडी में से कई सारे सेल्स को जनरेट होते हुए देखते हैं और उसका नया वर्जन किसी एलियन जैसा नजर आ रहा था। ये नया वर्जन सू और एलिजा का ही हाइब्रिड था, जिसमें एलिजा का बस फेस ही इंटैक्ट था जो बॉडी के बैक साइड पे लगा हुआ था। सू अपना फेस मिरर में देखती है जहां हम उसका डिफॉर्म्ड फेस देखते हैं और सू अभी भी अपने आप को खूबसूरत मानते हुए शो के लिए रेडी होती है। इनफैक्ट वो अपने फेस पे एलिजा का फेस कटआउट लगा लेती है, बट इन रियलिटी वहां कोई भी नहीं होता। सू स्टेज पे जाती है जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसका फेस कटआउट नीचे गिरता है लोग उसका असली रूप देख के डर जाते हैं। इनफैक्ट लोग तो उसे वहां से मार के भगाने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ सू लोगों से कहने लगती है कि वो लोग उससे ना डरे, क्योंकि भले ही उसकी बॉडी ऐसी दिख रही है पर वो अभी भी वही सू है। लेकिन तभी एक आदमी सू का सर ही काट देता है। इसके बाद अचानक ही सू के सर की जगह कई सारे फेस जनरेट होने लगते हैं और एलिजा भी ये देखकर डर जाती है। इसी बीच सू के हाथ से इतनी ज्यादा मात्रा में खून निकलने लगती है कि वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो पूरी तरह से इसमें भीगने लगते हैं। सू पूरे कमरे में खून को स्प्रे करने लग गई थी और वो वहां से बाहर भागने की कोशिश करती है। सू भागते हुए ज्यादा दूर नहीं जा पाती और वहीं गिर जाती है और सू के गिरते ही उसकी बॉडी वहीं टूट के बिखर जाती है। सू की बॉडी धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है और अचानक हम उसमें से एलिजा के फेस को क्रॉल करके बाहर आते हुए देखते हैं। एलिजा क्रॉल करके अपने वॉक ऑफ फेम के टाइल पे जाती है और हम यहाँ उस पर स्पॉट लाइट पड़ते हुए देखते हैं। एलिजा फाइनली अपने फेट को एक्सेप्ट करके स्माइल करती है और हम उसके फेस को मेल्ट होते हुए देखते हैं। अगली सुबह क्लीनर टाइल पे लगे ब्लड स्टेन को साफ करता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सबस्टेंस मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसकी कहानी काफी सिंपल है, लेकिन इस फिल्म के अंदर कई हिडन मीनिंग्स एंड सोशल मैसेजेस हैं। सबसे बेसिक चीज तो यही दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे इंडस्ट्री में फीमेल एक्ट्रेसेस की फेस वैल्यू तभी तक रहती है जब तक वो यंग हों। जैसे जैसे एक्ट्रेसेस की एज बढ़ती जाती है, प्रोड्यूसर्स और लोग उन्हें भूलते जाते हैं और कोई नई यंग एक्ट्रेस उन्हें रिप्लेस कर देती हैं। हार्वी के कैरेक्टर से ये पोर्ट्रे किया गया है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में केवल मेल ही लंबे समय तक काम कर सकते हैं, लेकिन फीमेल एक्ट्रेसेस एक एज के बाद इररिलेवेंट होने लग जाती हैं। मूवी के एंड में भी भले ही एलिजा अपने फेट को एक्सेप्ट करती है, लेकिन हमें यहाँ इस इशू का कोई सोल्यूशन या कोई चेंज नहीं दिखाया जाता है। मतलब हम हार्वी को एंड में ना तो रिग्रेट करते हुए देखते हैं और उसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना नहीं कर पाता। मीनवाइल एलिजा के जाने से ना किसी को फर्क पड़ा, क्लीनर भी आया, टाइल को क्लीन कर दिया और ये साइकिल अब चलता ही रहेगा। वैसे यहाँ मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आज के टाइम पे जहाँ पे फेस को स्मूदन कर दिया जाता है, रिंकल्स हटा दिए जाते हैं, वीएफएक्स इतना तगड़ा हो गया है, तो अब फीमेल एक्ट्रेसेस भी एकदम एयर ब्रश मार के फेस पे मतलब वीएफएक्स की मदद से काफी यंग दिखने लग गई हैं। और मेल एक्टर की तो बॉलीवुड में बात ही मत करो, 60+ ईयर्स के एक्टर्स भी आज भी एकदम से लीड रोल में आते हैं, वो भी यंग इंसान का रोल प्ले करते हैं। एनीवे इस पॉइंट को नजरअंदाज करते हुए हम सोशल मैसेज एंड थियरीज पे आते हैं। अब यहाँ पहली थियरी सिंपली ये हो सकती है कि एलिजा अपने एज से इतनी इनसिक्योर हो चुकी थी कि वो डेस्परेशन में आकर कोई भी मिस्टीरियस सब्सटेंस अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए तैयार थी, और जब वो अपने नए वर्जन सू को खुद से ज्यादा ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल देखती है तो वो उससे ही नफरत करने लगती है। सेम गोज विद सू, सू भी एलिजा से नफरत कर रही थी। हम याद करें तो कैफे में जब वो असिस्टेंट डॉक्टर से मिलता है तो वो भी उसे यही बोलता है कि एक दिन उसकी यंगर सेल्फ उसे खा जाएगी, और एंड में हम एलिजा के साथ भी यही होते हुए देखते हैं। एलिजा के मेंटल हेल्थ को यहाँ ईटिंग डिसऑर्डर और लोनलीनेस के थ्रू भी दिखाया गया है। नाउ कमिंग टू सू, वो भी ग्रीडी होकर एलिजा का सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी और एट द एंड दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाती और एक दूसरे को मारने की कोशिश करती हैं। मूवी के एंड में एलिजा और सू का हाइब्रिड रूप मानो दोनों के कॉन्साइंस को एक साथ प्रेजेंट कर रहा था, जहां हम सू के कॉन्साइंस यानी एलिजा के यंगर सेल्फ को उस पर भारी पड़ते हुए देखते हैं, और जब लास्ट में सू की बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तभी एलिजा को पीस मिल पाता है। अब अगर आप गौर करें तो दोनों बॉडीज के बीच वीक का जो ट्रांसफर था वो काइंड ऑफ मेंटेनेंस था। मतलब अगर ये लोग स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करती, एक दूसरे से जलती नहीं, तो शायद अच्छी लंबी लाइफ जी भी लेती। लेकिन यही तो गेम है ना दोस्तों, कभी ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि लोग एक दूसरे से जेलस हो ही जाते हैं। सू को लग रहा था सारा काम वो करती है और एलिजा को लग रहा था सारा फेम सू को मिल रहा है। सो यू सी यहाँ किस तरह का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है। मूवी में दिखाई गई इनिशियल सीन जो एग योक वाली थी, जिसे मैंने कहा था कि आपको याद रखना होगा, वो भी डिपिक्ट करती है पूरे मूवी के सार को। मतलब मूवी के अंदर भी देखा जाए तो एलिजा और सू के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। now, अगर हम दूसरी थियरी की बात करें तो यहाँ शायद सब्सटेंस को एज मेटाफर यूज किया गया है प्लास्टिक सर्जरी के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज का प्लास्टिक सर्जरी करवाना बहुत आम बात हो गया है। मतलब कोई बोटॉक्स करवा रहा है, कोई अपने फेस को इनहैंस करवा रहा है। आपने देखा होगा कई सेलिब्रिटीज होते हैं जो कि पहले कैसा दिख रहे थे और अचानक से वो बिल्कुल डिफरेंट दिखने लग जाते हैं। तो मूवी का जो नाम है द सब्सटेंस शायद इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एलिजा भी सब्सटेंस यूज करती है और उसने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, बट धीरे धीरे उसे साइड इफेक्ट्स दिखने लग गए हैं। लेकिन एलिजा यंग बने रहने के ग्रीड के चलते बार बार उस सब्सटेंस को यूज करती है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से डिफॉर्म हो जाती है। यहाँ एक डिलेमा है, मतलब एलिजा के यंग बने रहने का डिलेमा और उसका जो अपना सच है यानी
कि वो बूढ़ी हो चुकी है। और यही जो दो डिलेमा है, दो मेंटल स्टेट है, इसे सू और एलिजा के फाइट के थ्रू हमें प्रेजेंट किया गया है। और देखा जाए तो उसमें सू की जीत होती है और एंड तक उसका ट्रू सेल्फ पूरी तरह से खत्म नहीं होता, जिसे हम एलिजा के फेस के रूप में देखते हैं। जैसे ही सू को रियलाइज होता है कि अब जब उसका फेस सुंदर नहीं रहा तो लोग भी उसे प्यार नहीं करते, तो वो अपने सच को एक्सेप्ट कर लेती है। एक और बात यह है कि बिना एलिजा के सू का भी कोई अस्तित्व नहीं है। सो यस, आप या तो इसे एब्सोल्यूट मान सकते हैं कि वाकई ऐसी कोई कंपनी थी सब्सटेंस जो कि इस तरह का एकदम क्रिएट करती थी सीरम जिससे ऐसा हो सकता है, या फिर पूरी मूवी एक मेटाफर दिखाती है। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब लोग इस तरह के काम करते हैं, सर्जरी वगैरह, तो उनके दिमाग में किस तरह की जद्दोजहद चलती होगी। मतलब उनका एक सुंदर वर्जन, उनका एक ओल्ड वर्जन, और ओल्ड तो आप होते ही रहोगे, तो बार बार आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना होगा इस तरह की सर्जरी से। तो ये चीजें कहां तक सही है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप किस थियरी को मानते हैं, फर्स्ट थियरी को मतलब एब्सोल्यूट थियरी को, या फिर सेकंड थियरी को मेटाफर वाली थियरी को। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और थर्ड थियरी भी है तो आप प्लीज कमेंट में से शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यही थी द सब्सटेंस मूवी की एक्सप्लेनेशन, और उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।